नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम संवाद। दोस्तों, आज संवाद कार्यक्रम में हम बात करेंगे पाश की। पाश, जिनका पूरा नाम अवतार सिंह संधू पाश। पाश पंजाबी के कवि थे, लेकिन हिंदी में भी उनको उतना ही स्वीकार किया गया जितना कि अन्य हिंदी कवियों को स्वीकार किया गया, बल्कि कुछ मामलों में तो उनसे भी ज़्यादा। पाश कौन थे, पाश ने कब लिखना शुरू किया, और पाश की सबसे जो जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि 37 साल की अवस्था में पाश की हत्या कर दी गई। क्या कोई कवि, कोई लेखक, साहित्यकार, कलाकार इतना खतरनाक हो सकता है कि उसकी रचनाओं के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी न पाल करके बल्कि उनकी रचनाओं के लिए उनकी हत्या कर दी जाए? इन सारे विषयों पर, इन सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे आज हम लोग। और इस विशेष वार्ता के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री रामजी तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और रामजी तिवारी, जैसा कि आप जानते हैं कि कवि हैं, समीक्षक हैं और एक गहरा जुड़ाव है साहित्य कला और संस्कृति से। तो सबसे पहले तो हम लोग बातचीत शुरू करेंगे पाश पर। पाश की कविताओं पर भी हम लोग बात करेंगे जी। लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे, पाश 1950 में पैदा होते हैं और 88 में इनकी जो है हत्या हो जाती है। वो कौन सा दौर था, वो कौन सा समय था जिसने पाश को पाश बना दिया? एक इनकलाबी शायर, एक इनकलाबी कवि के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हुए पाश। तो उनकी एक संक्षिप्त काव्य यात्रा पहले हम लोग जानेंगे, उनका जीवन जानेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। जी नमस्ते। जैसा आपने बताया कि पाश का जन्म 1950 में हुआ था, जब भारत आज़ाद हो चुका था और संविधान जिस वर्ष में लागू हुआ, सितंबर में उनका संभवतः सितंबर 9 सितंबर को जी सितंबर 50 में वो पैदा हुए थे। और पाश के घर में एक तरह से कहिए तो कविता को लेके, साहित्य कला को लेके एक परंपरा थी। उनके पिता भी लिखते थे, हालांकि उन्होंने संकोचवश कहीं छपवाया नहीं, लेकिन एक परंपरा रही उनके यहाँ। और फिर पाश जब बड़े हो रहे थे तो आप देखें, आज़ादी मिल चुकी थी देश को और एक उम्मीद थी जो कि आज़ादी के बाद हमारा देश कैसे आकार लेगा और क्या बदलाव होंगे, क्या बेहतरी आएगी। तो वो सब उम्मीद जो है वो कम से कम 10 साल 15 साल का जो समय रहा, वो उम्मीद का दौर था। लेकिन उसके बाद 10 साल बाद, खास करके चीन युद्ध के बाद और फिर 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि भारतीय जो जनमानस था वो उस उम्मीद को से थोड़ा निराश होने लगा। आप देखेंगे तो उसका असर हिंदी में भी दिखाई देता है, हिंदी कविताओं में भी, साहित्य में दिखाई देता है, और वो विभिन्न जो और भाषाएं हैं भारत की उनमें भी दिखाई देता है। पाश उसी समय लिखना पाश ने शुरू किया। 15 साल की उम्र में कहा जाता है कि उन्होंने पहली कविता लिखी, और 1967 में जब वो 17 साल के थे तो उन्हें एक तरह से पंजाबी में, पंजाबी के ही वो कवि थे, तो पंजाबी में एक तरह से उन्हें प्रतिष्ठा मिलने लगी थी, वो छपने लगे थे। 1970 में उनका पहला संग्रह आया, और पहले संग्रह ने ही 20 साल की उम्र में पाश को काफ़ी चर्चा दिला दी, और काफ़ी उसकी चर्चा हुई, और काफ़ी जो पंजाबी साहित्य समाज था उसमें वो प्रतिष्ठित हो गए। तो वहाँ से फिर उनकी यात्रा होती है, और जैसा आपने बताया कि 70 से लिखना जो पहला संग्रह था, उसके बाद 88 में उनकी हत्या हो जाती है, करीब 18 साल। तो 37 साल का पूरा उनका जीवन रहा, और उसमें 4 लगभग संग्रह हैं उनके, करीब 125-150 के आसपास कुल कविताएं हैं। इसके अलावा छिटपुट लेखन भी है, डायरी भी है उनकी। अभी डायरी तो नहीं आई है, लेकिन ये सब सारी चीजें हैं। तो 37 साल की एक उम्र, जिसमें 100-125 कविताएं, और वही सारे हमारे सामने हैं जो पाश का लेखन है, जो पाश का रचना कर्म है, और हम उन्हीं के माध्यम से उन्हें जानते हैं। बिल्कुल। पाश को साहित्य का भगत सिंह कहा जाता है जी। भगत सिंह के साथ बहुत सारे साम्य भी हम लोग देखते हैं उनका। एक तो कि पंजाब में दोनों पैदा होते हैं जी। उनके पैदा होने का जो समय है, सितंबर महीने में दोनों पैदा होते हैं। 9 सितंबर को पाश पैदा होते हैं, 27 सितंबर को भगत सिंह पैदा होते हैं। और सबसे जो बड़ा संयोग होता है कि 23 मार्च 31 को फांसी पर चढ़ते हैं भगत सिंह, और 23 मार्च के दिन ही इनकी हत्या कर दी जाती है पाश की। तो मतलब ये जो मैं एक तरह से कि भगत सिंह की हत्या फासिस्टों ने की, एक तरह से देखा जाए तो साम्राज्यवादियों ने की, और इनकी हत्या खालिस्तानियों ने कर दी पाश की। तो आखिर वो ऐसी कौन सी परिस्थिति हो जाती है कि जब एक कवि, कलाकार और साहित्यकार की हत्या करनी पड़ती है? ये तो बहुत ही दुखद बात होती है, इसको याद करते हुए बड़ा दुख होता है।
जैसा हम सब जानते हैं अभी हम लोगों ने इस पे बात भी किया था कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई जी। थी, और साम्राज्यवादी जो ताकतें थी जो भारत को रूल कर रही थी उन्होंने उन्हें फांसी पे चढ़ाया था। और पास को देखिए कि 23 मार्च 1988 को आतंकी गोलियों के शिकार हुए थे पास। तो एक साम्यता है, और एक साम्यता वो दिन की नहीं है, महीने में पैदा होने की नहीं है। सबसे बड़ी साम्यता जो है वो जो वैचारिक और सांस्कृतिक धरातल पे है कि भगत सिंह आप देखें तो जिस जिस काज के लिए भगत सिंह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, और एक एक सपना देखा कि कैसा समाज हो हमारा, आने वाला समाज कैसा हो, उसी सपने को पास भी कैरी करते हैं। और आप देखें कि जो भारत जब गुलाम रहता है तो भी उस सपने से लोगों को दिक्कत होती है, और भारत जब आजाद हो जाता है, उसकी यात्रा 30-35 साल की हो जाती है, तब भी उस सपने को बहुत सारे लोग पचा नहीं पाते। और सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि सत्ता के विरोध में जो लोग खड़े हैं, क्योंकि पास को आतंकियों ने गोली मारी थी, तो सत्ता के विरोध में जो लोग खड़े हैं, जो एक दूसरी सत्ता ले आना चाहते हैं, उनका भी उससे जो है उनको लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट आदमी है, और वो भी उनकी हत्या कर देते हैं। तो एक तरह से कहिए तो जो साम्राज्यवादी काम करते हैं, वही काम एक बेहतर समाज का सपना देखने वाले के लिए उस दौर की सरकार भी करती है, हमारे दौर की, और उस दौर के जो उस सरकार को हटा के जो नए शासन की कल्पना लोग करते हैं, जो आतंकी लोग हैं, वो भी उसी तरह की बात करते हैं, उसी तरह की हरकत करते हैं। तो एक तरह से ये कहिए कि भारी विडंबना है जो पाश और भगत सिंह के जीवन को जोड़ती भी है, और वो हमें सीख भी देती है। बिल्कुल। और वो एक ऐसा दौर था कि जब पाश के ही समानांतर धूमिल लिख रहे हैं, मुक्तिबोध लिख रहे हैं, आलोक धनवा लिख रहे हैं, और ये तमाम कवि जो लिख रहे हैं, तो जनता के जो कवि थे, और उनको इस तरीके के बहुत सारे प्रताड़ना सहने भी पड़े, और उसी में पाश को भी जो है ये चीजें। हाँ बिल्कुल। इसमें आप देखें तो हिंदी में मतलब जो आपने पहले ही कहा कि जो पंजाबी में हो रहा था वो एक तरह से हिंदी में भी हो रहा था, दूसरी भाषाओं की कविता और साहित्य में भी हो रहा था। तो हमारे यहाँ आप देखिए तो धूमिल जो है वो प्रतिरोध के और जो उस मोह भंग के सबसे बड़े कवि हैं हिंदी में, मुक्तिबोध हैं। और आलोक धनवा की जो पूरी कविता काव्य यात्रा है वो उसी दौर की है। उन्होंने जो जितनी महत्वपूर्ण उनकी कविताएं हैं सब लगभग उसी दौर में लिखी गई हैं, और पास भी लगभग उसी दौर में उस तरह की चीजें लिख रहे थे। तो वो दौर ऐसा था जिसको हमारे जो संवेदनशील लोग थे, जो साहित्य और कला संस्कृति के, वो एक तरह से समझ रहे थे और उसके खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे थे। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि साहित्य कला संस्कृति जो है वो आम जनता के पक्ष में खड़ी होती है। तो जब जाहिर सी बात जब आम जनता के पक्ष में खड़ा हुआ तो सत्ता और सरकार के विरोध में आवाजें उठेंगी ही, और चीजें आएंगी भी। तो हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि पाश की कविता मैं पढ़ूं और उस पर भी हम लोग कुछ बात करेंगे। जरूर। और पाश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, सबसे खतरनाक। ये बहुत चर्चित है कविता उनकी, तो कुछ अंश में पढ़ रहा हूं इसके। जरूर। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो पाश की ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, और जो इसमें जो बीच की लाइन की सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो पाश ने किन सपनों की बात किया, पाश ने कौन सा सपना देखा था पाश ने? आप देखें तो एक बात कही जाती है, और उसे उनके जो संपादक हैं हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया, ये बताना भी जरूरी है कि पाश पंजाबी के मुख्य रूप से कवि हैं, और हिंदी में उनके जाने के बाद समझिए कि पहली बार ये काम चमन लाल ने किया था, जिन्होंने भगत सिंह के साथियों और उनके दस्तावेज पूरे प्रकाशित किए।
तो उन्हीं चमन लाल ने अनुवाद भी कराया था, और वो काम पहली बार हिंदी में हुआ था। राजकमल से वो किताब आई थी, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने, चमन लाल ने इसका जिक्र किया है कि संभवतः ये जो कविता थी पाश की, जिसे बड़ी हम लोग बहुत उद्धृत करते हैं और जिसकी बड़ी चर्चा होती है, सबसे खतरनाक, वो शायद उनकी अधूरी कविता थी। हाँ। वो शायद अभी उसे पूरा कर रहे थे और अभी उन्होंने उसे पूरा नहीं किया था, और राम जाने वो कविता पूरी होती तो किस रूप में आती। पर वो जो ड्राफ्ट है हमारे सामने, जो पहला या दूसरा जो भी है, वो तो वही हमारे सामने है, तो हम उसी के आधार पे उन्हें जज करते हैं। आप देखें कि सबसे खतरनाक पाश कह रहे हैं कि जो सपने होते हैं, वो सपने जब मर जाते हैं या जो सपने नहीं रहते, उन्हें वो सबसे खतरनाक बताते हैं। आप इतिहास के उदाहरण को देखिए कि मध्य युग को एक तरह से यूरोप में भी, हमारे यहाँ भी, यूरोप में खास करके अंधकार युग के रूप में कहा जाता है। और वो क्या था कि आप देखें तो कोई हलचल नहीं थी, जो जैसे चल रहा था उसको एज इट इज लोगों ने स्वीकार कर लिया था। वो अच्छा था, खराब था, बुरा था, जो भी था, उसे कोई हलचल नहीं थी। और तमाम इसमें क्या हुआ कि तमाम दकियानूस परंपराएं, तमाम प्रतिगामी शक्तियां स्पेक्ट्रम पे काबिज थी, और वो जिस तरह से वो चलाती थी, समाज भी, राजनीति भी, साहित्य भी, कला भी, वो सब जो है वो एक तरह से समझिए कि सब पीछे जा रही थी, सब यथास्थिति की शिकार थी। तो वो जो यथास्थितिवाद है, जिसमें जो दौर है वही खराब नहीं है, बल्कि उस दौर में सब कुछ उसे लोगों ने एज इट इज स्वीकार कर लिया है कि ये ऐसा ही रहेगा। मुझे लगता है पास ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे मन में क्या होता है, आप देखें कि कोई अच्छा या बुरा जो दौर होता है, तो अच्छे दौर में भी हम और उसे बेहतर बनाने की कल्पना करते हैं, और बुरे दौर में हम ये सोचते हैं कि दौर भले ही खराब है, पर हमारे पास एक सपना होता है कि ये अच्छा समय आएगा, मतलब इससे बेहतर कुछ आएगा। तो पास कहते हैं कि अगर वो सपना न रहे आदमी के, किसी समाज के मन में वो सपना न रहे, तो वो सबसे खतरनाक बात होती है। कोई जुल्म कर रहा है, कोई दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, वो खतरनाक तो है, वो अच्छा तो नहीं है। लेकिन अगर आदमी ये सोच ले कि ऐसे ही रहना है इसे, और उसके प्रति वो एकदम से उसका यूज टू हो जाए, मुर्दा शांति की तरह हाँ, बात कर उसे रहे हैं मान ले, स्वीकार कर ले, पास इसको सबसे खतरनाक मानते हैं कि ये काम जो है, अगर समाज में ये चीज चली जाती है, तो मुझे लगता है कि पास की का जो कहना है कि जो बेहतर समाज का जो सपना होता है, वो कम से कम रहना चाहिए समाज की आंखों में, कि एक दिन, आज का दिन भले ही अच्छा नहीं है, पर आने वाला जो समय होगा वो जरूर बेहतर होगा। बिल्कुल। और पाश एक, जिसे जब हम भारत की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो जैसे भगत सिंह ने देखा था कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, समाज हमारा कैसा होना चाहिए। तो जब राष्ट्रवाद की चर्चा बहुत जोरों पर है और भारतीय राष्ट्रवाद की और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो उनकी एक कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है उनकी, और मैं पढ़ना चाहूंगा और उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। जरूर जरूर। वो कविता है कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं, और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ हैं मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है, तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। जी। तो ये जो बात वो कर रहे हैं भारत के बारे में। जी। आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो जो दौर था, वो आज़ादी के बाद का दौर, जिसमें 10-15 साल का समय बीता था, और लोग समझते थे कि लोग, ये जो उम्मीद थी वो एक तरह से टूट रही थी, और उनका सपना जो है वो लग रहा था कि पूरा नहीं हो रहा था। तो उस मोह भंग के दौर के की ये प्रतिनिधि बात है। एक दूसरी बात कि भारत को लेके जो संकल्पना वास्तव में हमारे मन में है, वो क्या है, वो पास उसे भी व्याख्यायित करते हैं कि कोई चीज जो है, जैसे आप सर्वेश्वर ने भी कहा कि देश कोई कागज पर नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने से दूसरा हिस्सा बचा रहे, सलामत रहे। वो पास वही बात कह रहे हैं कि आप, वो कोई भौगोलिक आइडेंटिटी नहीं होती सिर्फ,
वो जो वास्तविक लोग होते हैं, जो उसके लिए अपना खून पसीना, अपनी सारी चीजें लगा देते हैं, जो मेहनत कश वर्ग है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो जो जिस मिट्टी को से सोना निकालता है, जिस मिट्टी में अपना सब श्रम लगाता है, वो जो है वो असली भारत का प्रतिनिधि है और वो भारत को बनाता है। तो ये बात जितनी उस समय प्रासंगिक थी, उतनी ही आज भी आप देखें तो प्रासंगिक है कि कई बार लोग जो है वो अतिरेक में, आप देखें तो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, और जो जो मिट्टी से लोग जो है वो हमारा पेट भरते हैं, मिट्टी से अन्न उपजाते हैं, और उन्हें कई बार लोगों ने देशद्रोही तक कह दिया। उन्होंने कई लोगों ने कह दिया वो खालिस्तानी है देशद्रोही और है, चाइनीज, आतंकवादी है। हाँ, एजेंट है और ये। तो वो पास के दौर में ही सिर्फ वो नहीं हुआ था, वो आज आज भी 70 चल साल रहा बाद आजादी के बिल्कुल। भी लोग उसी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो पास उसके प्रति आगाह कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जो वास्तविक जो भारत है वो हमारा भारत वहां पे है। वहाँ पे बिल्कुल। और पाश एक वैचारिक कवि हैं और एक तरह से पूरी तरह से राजनीतिक कवि भी अगर हम उनको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक विचारधारा और एक धारा को लेकर के वो चल रहे हैं, और उनको एहसास भी हो गया था कि शायद मेरे साथ कुछ इस तरीके से होने वाला है। जी जी तो उनकी एक कविता है घास की तरह उगाऊंगा। जी। तो वो शायद मुझे लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी को ही लेकर के वो बात कह रहे हैं उस कविता में। घास है उनकी एक कविता। मैं घास हूँ, मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल मलबे के ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे? मैं तो घास हूँ, हर चीज ढक लूंगा, हर ढेर पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना का जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी यह कौन सी जगह है। मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। मुझे लगता है कि इस कविता में भगत सिंह की वो बात प्रतिध्वनित होती है कि इंसानों की हत्या की जा सकती है उसके विचारों की। जी बिल्कुल। आप देखें तो पाश की जो जीवन यात्रा भी रही, और वो जालंधर में पैदा हुए, और पाश के बारे में कहा जाता है कि जो स्थानीय जो भाषा थी, जो लोगों की जो आम तौर पे बोलचाल की भाषा थी, जो उससे जुड़ाव था, जो उसके बिंब थे, जो उसके प्रतीक थे, उसको लेके इस्तेमाल करना। और एक विषयांतर नहीं होगा तो एक बात और मैं जोड़ दूं कि ये पंजाबी से अनुवाद होके हिंदी में आई हैं कविताएं। पंजाबी में इनका जो तेवर होगा और जो इनकी तासीर होगी वो कितनी और बड़ी होगी। लेकिन पाश की ये खूबी है कि पंजाबी से अनुदित होने के बाद भी, दूसरी भाषा में आने के बाद भी उसे हम उसी तरह से पकड़ लेते हैं। मतलब लगता है कि वो जैसे हमारी अपनी भाषा की कविताएं हैं। तो पाश जो कह रहे हैं बात की, जिसे जो आप सप्रेशन कोई करता है, जो सत्ता हो या उस प्रति सत्ता हो, तो वो कहते हैं कि जो सामान्य आदमी है, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, जो शोषण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो मनुष्य है, वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो आप किसी भी तरह से सप्रेस कर दीजिए, वो उसे घास के रूप में देखते हैं कि आप कितना भी उसे आप रौंद डालिए, वो एक दिन जरूर जो है अपना हक मांगने के लिए और अपनी जगह तलाशने के लिए, अपनी जगह स्थापित करने के लिए वो तमाम आपके दबावों और तनावों के बीच से निकल आएगा, वो उगाएगा। बिल्कुल। तो पाश उसकी बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक चीज और लास्ट में हम लेना चाहेंगे कि आमतौर पर ये जो धारणा होती है कि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं या क्रांतिकारी कवि हैं, इनकलाबी तेवर है उनके, तो वो उनका एक पक्ष है, उनका एक पहलू है। उनके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और इश्क, मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं होती है। तो पाश को लेकर के ये कहाँ तक सत्य है? ये आप देखें तो पाश जितने बड़े क्रांतिकारी कवि हैं या क्रांति के जितने बड़े कवि हैं, जितने प्रतिरोध के जितने बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े कवि वो प्रेम के भी हैं। आप उनकी एक कविता आपने ही शायद आपके YouTube चैनल पे भी है वो कविता, मैं विदा लेता हूं। आप उस कविता को पढ़िए तो आप एकदम रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं। और कोई भी आदमी
उस प्रेम का जो ताप है उस कविता का, वो उसे महसूस कर सकता है। और मुझे तो जो सबसे अच्छी जो प्रेम की कविताएं कुछ लगती हैं हिंदी या किसी और भाषा में, तो मैं पास की कविताओं को, पास की उस कविता को रखना चाहता हूँ। तो ये आप देखें तो ये एक परंपरा नाजिम हिकमत से उनको जोड़ती है। आप ये परंपरा आप देखिए तो एक तरह से नामवर सिंह ने सही उन्हें कहा है कि वो पंजाब के लोरका थे। जैसे लोरका की भी आप जानते हैं स्पेन में, स्पेन के लोग कभी उनको भी मार दिया गया था, सत्ता ने उन्हें मार दिया था। तो आप देखें कि वो परंपरा जो एक साथ उसके भीतर समाज को बेहतर बनाने की, समाज को बदलने की भी ताकत है, और वो आदमी प्रेम में भी पूरा सराबोर है, वो कहीं से भी शुष्क आदमी नहीं है, और वो इस जीवन से भी बहुत प्रेम करता है। वो कहते हैं कि आ, आ, हमारे भी हिस्से का तुम जी लेना साथी। तो मतलब वो एक जो भविष्य है उसे ऐसा कहते हैं कि, या चाहते हैं कि वो इतना बेहतर हो कि जो हम तो अब जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ियां हैं वो उस दौर को बेहतर जिएं, और उनके पास एक बेहतर दौर हो जीने लायक। तो उसका सपना भी उनके पास है, और वो प्रेम के बिना हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो पास जो हो जितने बड़े क्रांति के कवि हैं, उतने ही बड़े प्रेम के भी कवि और जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के अंदर प्रेम ना हो, मनुष्यता से लगाव ना हो, तो वो क्रांति की बात कर ही नहीं सकता है। वो भगत सिंह ने नहीं कहा था कि मैं पूरी तरीके से इस दुनिया को जीना चाहता हूँ और प्रेम में डूबना चाहता हूँ, सारी चीजें। बेहतर दुनिया का ख्वाब जब हम देखेंगे तभी हमारे अंदर वो चीजें भी आएगी कि हम परिवर्तन की बात करेंगे और एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया की ख्वाब लेकर के चलेंगे। एक और बात जो मुझे लगता है छूट रही है, मुझे कहना चाहिए कि पास जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि आतंकियों ने उन्हें गोली मारा था, लेकिन पास की दो कविताएं हैं आप देखिए तो, जो सबसे क्या हुआ जिसपे नाराजगी आतंकियों की हुई थी, एक धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र उनकी कविता है, जिसमें उन्होंने जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसको सीधे सीधे उसके लिए वो कविता लिखी थी। और बाद में आप देखें तो मिसेस गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, उसमें उन्होंने सरकार से भी के लिए भी एक कविता है, वो विनय पत्र कुछ ऐसे, सत्ता के लिए कुछ ऐसे है, वो कविता लिखी थी। तो वो दोनों लोगों के निशाने पे आ गए थे। आप समझिए कि आतंकी भी उन्हें पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको भी वो आईना दिखा रहे थे, और सत्ता भी उन्हें पचा नहीं पा रही थी और उनको भी वो आईना दिखा रहे थे। ये संजोग था कि आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अदरवाइज कई लोग तो ये कहते हैं, और इस बात की चर्चा थी कि सरकार भी उन्हें हटाना चाहती थी। हाँ, कई बार उनके ऊपर नक्सलवाद का वो लगा और कई बार उनको जेल में डाला भी गया। तो मुझे लगता है कि पाश बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और हमारे आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं, उतने ही जरूरी हैं जितने उस समय जब उन्होंने लिखना शुरू किया था और अपने उफान पर वो थे। और इन बातचीत से एक दो चीजें निकल करके आई कि पाश इनकलाबी तेवर के कवि, और उतने ही मनुष्यता उनके अंदर भरी हुई थी, मनुष्यता से प्रेम था, और एक जिंदा दिल जिजीविषा से भरे हुए कवि थे। और उन्होंने अपनी वो अब मैं विदा लेता हूँ जो कविता है, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि मैं पूरी तरह से जिंदगी में डूबना चाहता हूँ और डूब करके जीवन जीना चाहता हूँ। जिंदगी से इतना उनको लगाव भी था, लेकिन वो समय और परिस्थिति ऐसी रही। और आज पाश पर हम लोगों ने बातचीत किया, और आज की बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। संवाद के अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्ते।